नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पर। और आज के सेशन में हमने लिया है कॉमन एरर्स को जो एसएससी प्रीवियस ईयर से ली गई हैं। ये कॉमन एरर्स एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 शिफ्ट 1 19 मार्च 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो को। देखिए, हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब होता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि कौन से वर्ड किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखे गए हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। ये सेंटेंस आपका शुरू होता है वर्ड से, जो कि एक इंटेरोगेटिव वर्ड है। इंटेरोगेशन के लिए यूज किया जाता है, इंक्वायरी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के फंक्शन में है। उसके बाद लगी हुई है आपकी मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब लगी हुई है गलत लगी हुई है, मैं भी आपको बताऊंगा कि ये क्यों गलत है। यहां पर होना चाहिए हैपन्स। इज हैपनिंग भी हो सकता है, हैपन भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं, विल हैपन भी यूज हो सकता है। आपकी बात मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पर टुडे लिखा हुआ है, और टुडे जो एडवर्ब टाइम है वो आज के दिन को यानी कि प्रेजेंट के डे को रिफर करता है। और टुडे में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे अपने आप में एक ड्यूरेशन कही जा सकती है। इसको पॉइंट ऑफ टाइम की तरह भी यूज किया जा सकता है, ड्यूरेशन की तरह भी रिफर किया जा सकता है। अब टुडे में 24 घंटे होते हैं। अगर आपने ये सेंटेंस किसी से इस पॉइंट पर कहा, आपने कहा इस टाइम पर, लेकिन इस सेंटेंस में जो एक्टिविटी होने वाली है, जो हैपन होने वाली, ये जो एक्शन है, ये जो होने वाला है, वो आपके कहने के बाद होने वाला है। तो हम है इसी टाइम डोमेन में, हम है टुडे में ही, लेकिन आपके कहने के बाद होने वाला है, तो आप विल हैपन यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर कोई एक्शन होने वाला है, आपने जिस पॉइंट पर कहा विल हैपन, आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके कहने के बाद ये एक्शन होगा टुडे के डोमेन में, होगा इस 24 घंटे में ही, लेकिन आपके कहने के बाद होगा। सपोज आपने 12 बजे किसी से कहा, 12 नून को, और 4 PM पर ये होने वाला है, तो आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। हैपेंड भी आप यूज कर सकते हैं अगर ये एक्टिविटी आपके कहने से पहले हो गई है। अगर आपने 12 बजे ये कही है और जो सुबह के 8 बजे हो गई, या इसमें से किसी भी पॉइंट पर ये हो गई, तो आप पास्ट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं। रहे आप टुडे की डोमेन में ही, इन 24 घंटे की डोमेन में ही आप रहे, लेकिन आपके कहने से पहले अगर ये किसी पॉइंट पर एक्शन हो गया, तो आप हैपन यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। जिस पॉइंट पर आपने कहा उसी पॉइंट पर अगर ये एक्शन गोइंग ऑन है, तो आप इज हैपनिंग यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं अगर आप किसी फ्रीक्वेंट या रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अगर कोई एक्शन ऐसा है जो बार बार होता है, रेगुलरिटी में है, फ्रीक्वेंट एक्शन है, तो आप हैपन्स भी लगा सकते हैं। अब हैपन क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और हैपन्स क्यों लगाया जाना चाहिए? आपके सामने सवाल यही है कि हमने वर्ड को जब सब्जेक्ट कंसीडर किया, तो हैपन क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, हैपन्स क्यों लगाया जाना चाहिए? अगर टुडे लिखा हुआ है तो हम सेंटेंस को प्रेजेंट की डोमेन में ले आ सकते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज भी कर सकते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने यूज कर भी रखा है हैपन्स लगाकर, तो हम हैपन क्यों नहीं लगा सकते? जब हम हैपन्स को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सब्जेक्ट को सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ड को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं। जब हम हैपन लगा रहे हैं तो हम वर्ड को प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं। वर्ड यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। एक्चुअली में सवाल, मेन क्वेश्चन आपके सामने यही है कि वर्ड को इस सिचुएशन में सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए या प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, या जनरल वे में वर्ड एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या वर्ड एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसके लिए जरा 2-4 सेंटेंस समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ कि वर्ड को किस सिचुएशन में सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए और किस सिचुएशन में वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा, व्हाट is the problem। व्हाट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब है, और द प्रॉब्लम आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट के लिए। लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है, ये कॉम्प्लीमेंट भी। अब आप इस कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे तो एक नाउन फ्रेज है जो कि एक सिंगुलर एंटिटी है, सिंगुलर नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है।
अगर कॉम्प्लीमेंट आपका सिंगुलर है तो ये कॉम्प्लीमेंट जिस सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए लगाया गया होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आया होगा, वो सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। तो हमने यहाँ पर वर्ड को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया और यहाँ पर इज लगा दिया। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं। मैंने लिखा व्हाट इज द प्रॉब्लम्स। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है आपका प्लूरल नाउन लगा हुआ है। अगर कॉम्प्लीमेंट आपका प्लूरल है तो इसका मतलब आप वर्ड के द्वारा किसी प्लूरल थिंग की इंक्वायरी कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट अगर वर्ड के लिए प्लूरल आ गया तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, यानी कि वर्ड को हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे। और वर्ड अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इस गलत हो गया, आर लगाया जाना चाहिए। अब ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जहां पर आपको सेंटेंस के कंटेक्स्ट से या सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही पता चल गया कि वर्ड किसी सिंगुलर एंटिटी को इंक्वायरी करने के लिए लगाया गया है, किसी प्लूरल एंटिटी को इंक्वायर करने के लिए लगाया गया है। वर्ड के द्वारा हम किसी सिंगुलर एंटिटी के बारे में पूछ रहे हैं, प्लूरल एंटिटी के बारे में पूछ रहे हैं, उस हिसाब से हमने वर्ड को सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लिया। इसके अलावा कई बार आपको सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग से भी ये पता लग सकता है कि वर्ड किसी सिंगुलर एंटिटी के बारे में इंक्वायरी कर रहा है या वर्ड से हम किसी प्लूरल एंटिटी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मीनिंग से भी ये पता चल सकता है कि वर्ड को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाना सही है या प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। यहाँ तो स्ट्रक्चर से पता चल गया। सेंटेंस में कई बार स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता है, मीनिंग से पता चल सकता है। सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग से पता लग सकता है, अंदाजा लग सकता है। आपको कंटेक्स्ट से ये अंदाजा लग सकता है कि वर्ड के द्वारा हम किसी सिंगुलर एंटिटी की इंक्वायरी कर रहे हैं या प्लूरल एंटिटी की। अगर वर्ड के द्वारा हम किसी सिंगुलर एंटिटी की इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, वरना उसको प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। कई बार कॉमन यूसेज के आधार पर कि जो सेंटेंस बोले जाते हैं, जो उनका कॉमन यूसेज है, कॉमन यूसेज के आधार पर अज्यूम कर लिया जाता है कि इस सेंटेंस में वर्ड को सिंगुलर होना चाहिए और इस सेंटेंस में जो है वर्ड को प्लूरल होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई हिंट आपको नहीं दिया गया है, ना स्ट्रक्चर में कोई हिंट है, ना ही ऑब्जेक्टिव मीनिंग से आपको क्लियर है और ना ही कॉमन यूसेज के आधार पर आप अज्यूम करना चाह रहे हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट वर्ड को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ये वर्ड के बारे में फिक्स है। अगर कोई ऐसा कंटेक्स्ट नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है सेंटेंस का जहां पर प्लूरल का इन्फ्रेंस आए कि वर्ड को प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाना, तो बाय डिफॉल्ट वर्ड को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। यहां पर वर्ड रिफर कर रहा है जो भी कॉलेज में आज के दिन जो भी कॉलेज में होता है उसके कलेक्शन को यहाँ पर वर्ड रिफर कर रहा है। तो वर्ड को एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे हैपन्स। हैपन गलत हो जाएगा। अब ये जो आपकी किरण पब्लिकेशन वाली बुक है, इसमें इसका सॉल्यूशन दे रखा है हैपन, वो उन्होंने कॉमन यूसेज के आधार पर दिया है। जो कॉमन यूसेज के आधार पर मैं बता रहा था कि वर्ड को अज्यूम कर लिया जाता है कि इस सेंटेंस में वर्ड को या इस सेंटेंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, किस तरह की वर्ब लगाई जानी है। कॉमन यूसेज के आधार पर उन्होंने अज्यूम कर लिया और वर्ड के साथ हैपन लगा दिया, जो कि उन्होंने सही लगाया है। रीजन वो नहीं बता सकते, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा। ये हो गया 145। 146 पे देख लेते हैं। सम गर्ल्स आर टेकिंग prior permission to spot a loosely tied plate on the days they had washed their hair. रियलाइज करना शुरू करते हैं। सम गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पर नाउन हो गया, सम एक डिटर्मिनर है और एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल नाउन के साथ लिखा जाएगा तो प्लूरल के साथ ही लिखा जाएगा। उस हिसाब से हमने गर्ल नहीं लिखा, गर्ल्स लिखा। अब ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, तो उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब सही लगी है, बी की आर फॉर्म लगी है। टेकिंग हो गई हमारी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब हमारी ट्रांजिटिव नेचर की है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये प्रियर परमिशन। परमिशन हो गया नाउन और प्रियर हो गया इसके लिए एडजेक्टिव। उसके बाद लिखा है टू स्पॉट, टू प्लस V1, इन्फिनिटिव लगा हुआ है इस टेकिंग के पर्पस को बताने के लिए। ये इन्फिनिटिव हो गया एडवर्ब हो पर्पस, कि परमिशन लेने का पर्पस क्या है। Some girls are taking prior permission to spot। अब स्पॉट खुद अपने आप में एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया लूजली टाइड प्लेट। प्लेट हो गया नाउन, टाइड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव
की तरह लगा है नाउन के लिए, और लूजली हो गया एडवर्ब इस टाइड के लिए, और आ लग गया आर्टिकल, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड थी, आर्टिकल से लग गया प्लेट के लिए। प्लेट होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इतनी तो बात समझ में आई गई होगी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपको प्लेट की इमेजेस दिखा देता हूं। इसको कहते हैं प्लेट। महिलाएं, लड़कियां या औरतें इस तरह की जो अपने बालों को गूंथ लेती हैं, वो 2-3 पार्ट में अपने बालों को डिवाइड करके उस तरह की चोटी बना लेती हैं। इस चोटी को ही प्लेट कहा जाता है। ये कई प्रकार की ये हो सकती है, आप सभी ने ये देखी होगी, इसको कहते हैं प्लेट। वापस अपने सेंटेंस पर आते हैं। तो गर्ल्स जो है, सम गर्ल्स इस तरह की परमिशन ले रही थी कि वो प्लेट को लूजली टाइट प्लेट को बांध सके, स्पोर्ट कर सके। सम गर्ल्स आर टेकिंग प्रियर परमिशन टू स्पोर्ट ए लूजली टाइट प्लेट। उसके बाद लगा है ऑन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ उसका ऑब्जेक्ट ऑन द डेज। अब ये जो ऑन द डेज है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई मेन क्लोज की मेन वर्ब वाले एक्शन के लिए। इसमें जो भी एक्शन है उसके लिए एडवर्ब टाइम हुई, ये बताने के लिए कि एक्शन किस टाइम में होना है। अब आगे अगर आप देखेंगे डेज के बाद, तो एक रिलेटिव क्लोज लिखी हुई है, दे हैड वॉश्ड देयर हेयर। ये एक रिलेटिव क्लोज लिखी हुई है, ये एक रिलेटिव क्लोज लगाई गई है द डेज के बारे में बताने के लिए, द डेज को रिलेट करने के लिए। और ये रिलेटिव क्लोज डिफाइनिंग क्लोज के फंक्शन में है, जो लगाई गई है द डेज को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि हम कौन से वाले डेज की बात कर रहे हैं। आप इस रिलेटिव क्लोज की डिफाइनिंग क्लोज की तरफ देखेंगे तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज किया हुआ है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट के किसी पॉइंट पर किसी एक्शन का कंप्लीशन हुआ होगा, यानी कि इस क्लोज के द्वारा हम एक ऐसे पॉइंट को, एक पास्ट के ऐसे पॉइंट को रिफर कर रहे हैं जहां पर इस वॉश वाले एक्शन का कंप्लीशन हुआ हो। ये अगर आपकी टाइमलाइन है और उस टाइम पर आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया है, तो यही बाय डिफॉल्ट आपका प्रेजेंट का टाइम है। हम पास्ट के किसी ऐसे पॉइंट को रिफर कर रहे हैं जहां पर जो है इस हैड वॉश यानी कि वॉश वाले एक्शन का कंप्लीशन हुआ हो। इस क्लोज के द्वारा हम पास्ट के उस पॉइंट को रिफर कर रहे हैं जहां पर इस वॉश वाले एक्शन का कंप्लीशन हुआ हो, और इसी क्लोज के द्वारा हम द डेज को रिलेट कर रहे हैं, द डेज को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब द डेज कौन से वाले डेज की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, इस जहां पर इस एक्शन का कंप्लीशन हुआ है। द डेज का मतलब है वो पॉइंट जहां पर इस एक्शन का कंप्लीशन हुआ, और इस एक्शन का कंप्लीशन यहां पर पास्ट के पॉइंट पर हुआ है। तो हमारी जो एडवर्ब टाइम है वो पास्ट के टाइम को रिफर कर रही है। अगर वो पास्ट के टाइम को रिफर कर रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना सही है। एडवर्ब ऑफ टाइम डिसाइड करता है कि मेन वर्ब का टेंस क्या होगा। अगर एडवर्ब टाइम ऐसा है आपका जो पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रहा है, पास्ट के ऐसे पॉइंट को जहां पर एक एक्शन का कंप्लीशन हुआ है, तो क्या यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना सही होगा? गलत हो गया। या तो आप यहां पर इस पॉइंट पर अगर कोई एक्शन हुआ है तो आप लगाओगे टुक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। वर टेकिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर टेकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिनों की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो उस ड्यूरेशन में कोई एक्शन गोइंग ऑन भी दिखा सकते हैं। मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर प्रेजेंट यूज नहीं कर सकते, पास्ट यूज कर सकते हैं, टुक लगा सकते हैं, वर टेकिंग लगा सकते हैं। ये हो गया 146। क्या लिखा हुआ है? द फ्यू मूवमेंट ऑफ डेलिब्रेशन गेव हर द सॉल्यूशन। देखिए, मूवमेंट नाउन है और द फ्यू डिटर्मिनर है। फ्यू के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक डिटर्मिनर होता है फ्यू, इसी का एक और इन्फ्लेक्शन है, एक और फॉर्म है अ फ्यू, और एक होती है द फ्यू। द फ्यू में द आर्टिकल लगा है तो इसको डेफिनेट नंबर के साथ यूज करते हैं। अब ये जो तीनों के तीनों डिटर्मिनर हैं, ये तीनों के तीनों डिटर्मिनर काउंटेबल नाउन के नंबर को डिटरमाइन करने के लिए लगाए जाते हैं। काउंटेबल नाउन से पहले उसके नंबर को डिटरमाइन करने के लिए लगाए जाते हैं। सारे के सारे डिटर्मिनर ही हैं। फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। हार्डली का मतलब हो गया ऑलमोस्ट नॉट,
और यहां पर एनी तो लगा हुआ है। कंक्लूसिव मीनिंग इसका निकल के आ जाता है ऑलमोस्ट नो। यानी कि फ्यू डिटर्मिनर को किसी काउंटेबल नाउन से पहले हम तब लगाएंगे जब ऑलमोस्ट नो के मीनिंग को कन्वे करना हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर को हमें डिटरमाइन करना हो कि इस थिंग के, इस काउंटेबल थिंग के नंबर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन होते मोर देन वन ही। भाई अगर एक होता तो हम ए आर्टिकल लगा देते या एल लगा देते, आई या एल लगाकर काम चल जाता अगर एक होता तो। मोर देन वन है लेकिन बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो यहां पर एक बात और लिख लें कि मोर देन वन के लिए ही ये यूज किए जाते हैं, तीनों के तीनों आर्टिकल मोर देन वन के लिए ही ये यूज किए जाते हैं। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर को डिटरमाइन करना है बट मोर देन वन हो तो हम फ्यू को लगा देते हैं। अब फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी। फ्यू जो है नेगेटिव मीनिंग में होता है क्योंकि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर है, ऑलमोस्ट नो है, नो लगा है, नेगेटिव मीनिंग में होता है, नेगेटिव सेंस होता है। अब फ्यू का पॉजिटिव सेंस होता है क्योंकि इसमें सम है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब अगर हम किसी ऐसे काउंटेबल नाउन के, काउंटेबल थिंग के, काउंटेबल एंटिटी के किसी ऐसे नंबर को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं जो सम हो बट बहुत ज्यादा ना हो, बट नॉट मैनी हो, तो सम है तो काउंटेबल है और सम है तो मोर देन वन तो होगा ही, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस को कन्वे करता है। द फ्यू की अगर मैं बात करूं तो द फ्यू डेफिनेट नंबर के साथ लगाया जाता है किसी नाउन के डेफिनेट नंबर को, किसी ये काउंटेबल नाउन कोई लिखा है उसके डेफिनेट नंबर को डिटरमाइन करने के लिए लगाया जाता है जो एक से ज्यादा ही होगा और जो डेफिनेट होगा। नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल, ऑल द अवेलेबल या डेफिनेट, मतलब जिसके बारे में हमें पता है, जो डेफिनेट है, हमें पता है कि कितनी नंबर की बात हो रही है लेकिन ज्यादा नहीं होते, मैनी नहीं होते, मोर देन वन तो होते ही है। तो ये इन तीनों डिटर्मिनर का काम है। काउंटेबल नाउन से पहले लगाओगे, मोर देन वन के लिए लगाओगे, ये नेगेटिव मीनिंग में होता है और ये दोनों पॉजिटिव सेंस को कन्वे करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं पॉजिटिव सेंस को कन्वे करते हैं। ये डेफिनेट के साथ यूज होगा, ये जनरल सेंस में सम के मीनिंग को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब वापस आते हैं अपने आपके क्वेश्चन पर। द फ्यू मूवमेंट, मैंने बताया कि द फ्यूमेंट एक ऐसा डिटर्मिनर है, द फ्यू एक ऐसा डिटर्मिनर है जो किसी नाउन से पहले लगाया जाएगा लेकिन उस नाउन से पहले जो मोर देन वन हो। तो मूवमेंट नहीं होना चाहिए था, यहां पर मूवमेंट्स होगा। द फ्यू मूवमेंट्स ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद लिख गया डेलिब्रेशन, उसका ऑब्जेक्ट। डेलिब्रेशन का मतलब हो गया एन एक्ट ऑफ कंसीडरिंग और डिस्कसिंग समथिंग, एन एक्ट ऑफ कंसीडरिंग और डिस्कसिंग समथिंग। आप 4-5 लोग बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हो, कुछ कंसीडर कर रहे हो, तो क्या कह सकते हो उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को, डेलिब्रेशन। ये जो है मेन वर्ब हो गई। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो 2 ऑब्जेक्ट ले लेगी। पहला ऑब्जेक्ट आ गया ये और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है उसके बाद, ये हो गया 147। क्या लिखा हुआ है? Delhi had been captured, ransacked, and rebuilt several times, and modern Delhi is a cluster of a number of cities spread across the metropolitan region. ठीक है, दिल्ली नाउन हो गया, एक प्रॉपर नाउन है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन कैप्चर्ड, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस किया गया है। अब पास्ट में किसी पॉइंट पर कंप्लीशन हम कब दिखा सकते हैं, या जनरल वे में मैं कहूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें कब यूज करना चाहिए। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हमें 2 सिचुएशन में यूज करना चाहिए। पहला तो ये कि जब पास्ट के किसी पॉइंट पर कंप्लीशन हो रहा हो, आपने ये सेंटेंस यहां पर किसी से कहा या कहीं पर लिखा, तो ये पॉइंट तो हो गया रिपोर्टिंग टाइम, जिस टाइम पर आप रिपोर्ट कर रहे हो, और यही टाइम जो है बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का टाइम होता है। पास्ट के किसी पॉइंट पर
किसी एक्शन का कंप्लीशन हुआ है, तो जिस एक्शन का कंप्लीशन हुआ है पास्ट के इस पॉइंट पर, इस एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बना देंगे कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। और जिस पॉइंट पर इसका कंप्लीशन हुआ है उस पॉइंट को दिखाने के लिए हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन ये रही आपकी टाइमलाइन, यहां पर आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया है और ये हो गया आपका प्रेजेंट का टाइम। अब दो एक्शन पास्ट में हुए हैं एक के बाद एक। पहला एक्शन इस पॉइंट पर हुआ है, ए पॉइंट पर मान लेते हैं, दूसरा एक्शन हुआ है बी पॉइंट पर। तो ये वाला एक्शन जो है पहले हुआ है, ये वाला एक्शन बाद में हुआ है। तो इस पहले वाले एक्शन को इस बाद वाले एक्शन से पहले कंप्लीशन में दिखाने के लिए कि जब बाद वाला एक्शन हुआ उससे पहले ही ये ए पॉइंट वाला एक्शन कंप्लीट हो गया था। इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को दिखाने के लिए कि ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन से पहले हुआ है, इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को दिखाने के लिए पहले वाले एक्शन को बना दो पास्ट परफेक्ट में और दूसरे वाले को बना दो पास्ट इंडेफिनिट। इन दो सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो कभी एक सिंगल क्लोज में नहीं आता, मतलब यूजुअली उसको सिंगल क्लोज में नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा एडवर्ब टाइप लगा हो जो कि बता रहा हो कि पास्ट के पॉइंट से पहले कंप्लीशन हुआ है तब अलग बात है, लेकिन यूजुअली जो है वो एडवर्ब टाइम इस पास्ट इंडेफिनिट क्लोज के रूप में लिखा रहता है। ये जो क्लोज रहती है पास्ट इंडेफिनिट की, ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज है, ये बताने के लिए कि मेन क्लोज का इस एडवर्ब टाइम से, इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कंप्लीशन हो गया है। तो पास्ट परफेक्ट को जो है ना, यूजुअली आप दो पास्ट परफेक्ट टेंस का जब आप सेंटेंस देखोगे तो यूजुअली उसमें दो क्लोज होंगी, जो कि एक होगी पॉइंट को बताने के लिए और जो मेन क्लोज होगी पास्ट परफेक्ट की वो होगी कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब जरा आपने सेंटेंस पे आना, ये हमने पास्ट परफेक्ट के बारे में एक जनरल नॉलेज ले ली। द दिल्ली हैड बीन कैप्चर्ड, पास्ट परफेक्ट यहां पर लगाया गया है, यहां तक अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं सेंटेंस को पढ़ूंगा, कोई दिक्कत हुई तो चेंजेस लेके आऊंगा, वरना तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली हैड बीन कैप्चर्ड, देखिए यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है पैसिव स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करने के लिए। दिल्ली ने किसी को कैप्चर नहीं किया, दिल्ली को कैप्चर किया गया है। इस तरह का मीनिंग, एक्शन डन बाय समबडी एल्स का मीनिंग हमें कन्वे करना हो तो पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। दिल्ली हैड बीन कैप्चर्ड, रैंसैक्ड, रैंसैक का क्या मतलब होता है? अच्छा वर्ड है। रैंसैक का मतलब होता है टू गो थ्रू ए प्लेस स्टीलिंग एंड डैमेजिंग थिंग्स। आप किसी स्थान से, आप किसी जगह से गुजर रहे हैं, वहां की चीजों को चुराते हुए और तोड़फोड़ करते हैं। आपने दंगे वगैरह में देखा होगा, जब दंगे हो जाते हैं किसी शहर में तो जो भीड़ होती है वो दुकानों में घुस जाती है और तमाम चीजों को तोड़ती है, लूट लेती है। उसको कहते हैं रैंसैक करना। जो काम की चीजें वो उठा ली, वो चुरा ली और बाकी चीजें जो बेकार है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ना। तो दिल्ली हैड बीन कैप्चर्ड, रैंसैक्ड एंड रीबुल्ड। दिल्ली हमारा सब्जेक्ट हो गया था, ये हो गई हमारी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट को दिखाने के लिए। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर होगी पैसिव, तीन वर्ब को जोड़ा जा रहा है, कैप्चर, रैंसैक्ड एंड रीबुल्ड को एंड कंजंक्शन से पहले वाले दो को कॉमा से अलग कर दिया। सेवरल टाइम्स, टाइम हो गया नाउन, टाइम हो गया नाउन, सेवरल हो गया इसके लिए डिटरमिनर। सेवरल का मतलब होता है मोर देन टू बट नॉट मैनी, मैनी से कम हो बट दो से ज्यादा हो। मोर देन टू बट नॉट मैनी या लेस देन मैनी। एंड कंजंक्शन लगाया गया और एंड कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है इन दो क्लोजेस को। दिल्ली हैड बीन कैप्चर्ड, रैंसैक्ड एंड रीबुल्ड सेवरल टाइम्स और मॉडर्न दिल्ली इज ए क्लस्टर ऑफ नंबर ऑफ सिटीज स्प्रेड अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन रीजन। इन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन को लगाया गया, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ने का। दिल्ली हो गया ये नाउन और मॉडर्न हो गया इस नाउन के लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव। उसके बाद लिखा हुआ है इज, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक नाउन फ्रेज है। सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए हमने लिंकिंग वर्ब लगा दी। क्लस्टर के बारे में बताने के लिए किस चीज का क्लस्टर है, क्लस्टर को एसोसिएट करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन लगा दिया और प्रीपोजिशन के बाद लगा दिया उसका ऑब्जेक्ट।
अ नंबर ऑफ सिटीज। अ नंबर हो गया फिर से एक नाउन फ्रेज, और किसका नंबर है ये बताने के लिए फिर से प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, और स्प्रेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है एडजेक्टिव के रूप में। किसके लिए? सिटीज के लिए। अब आप ये कहेंगे कि सिटीज नाउन है और एडजेक्टिव को इसके बाद क्यों लगा दिया? एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आता है। बच्चा एडजेक्टिव को उस नाउन के नाउन फ्रेज के बाद में लगा सकते हैं अगर उसके बाद लिखी हुई जो प्रीपोजिशन फ्रेज है वो एडजेक्टिव के लिए आई है, एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट कर दी है। आप ये देखेंगे अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन रीजन, अक्रॉस यहाँ पे प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, द मेट्रोपॉलिटन रीजन। ये जो अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन रीजन है ये सिटीज के लिए नहीं आई है, स्प्रेड के लिए आई है, तो स्प्रेड एडजेक्टिव को बाद में लिखा। मेट्रोपॉलिटन का क्या मतलब होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा खोलकर। पहले समझ लेते हैं कि गलती कहां है। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो पास्ट परफेक्ट है तब लगाया जाता है जब हमें पास्ट के किसी पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस करना हो या पास्ट में एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को दिखाना हो, ये बताना हो कि ये एक्शन पहले हुआ है। लेकिन अगर कोई एक्शन पास्ट का है और उसको प्रेजेंट के टाइम से रिलेट किया जा रहा है, तो ये कैप्चर वाला एक्शन, डेली हैड बीन कैप्चर, ये कैप्चर, रैंसैक और रीबुल्ट वाला एक्शन हो सकता है पास्ट का एक्शन हो, पास्ट में हो गया हो, लेकिन इसको प्रेजेंट के टाइम से अगर रिलेट किया जा रहा है, जिस टाइम पर आप बोल रहे हैं उस टाइम पर इस एक्टिविटी को, इस इवेंट को रिलेवेंट बताया जा रहा है, इसकी रिलेवेंस दिखाई जा रही है, तो आपको यूज करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। और हमें कंटेक्स्ट दिया हुआ है कि इस एक्टिविटी को रिलेट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अभी भी ये रिलेवेंट है, कि डेली के साथ ये हुआ था, उसको कैप्चर किया गया था, रैंसैक किया गया था, रिबूट किया गया था, लेकिन अब जो है मॉडर्न डेली अब ये है। तो इस मॉडर्न डेली, ये जो दूसरा कंटेक्स्ट, ये जो दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्लोज लिखा हुआ है, मॉडर्न डेली इज ए क्लस्टर ऑफ नंबर ऑफ सिटीज स्प्रेड अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये बताने के लिए, ये इस कंटेक्स्ट को जनरेट करने के लिए कि ये वाला एक्शन इस प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेवेंट है, इसकी रिलेवेंस दिखाई जा रही है। तो पास्ट का कोई भी ऐसा एक्शन, ये अगर आपकी टाइमलाइन है, यहां पर आपके सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, पास्ट में कहीं पर भी कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, चला, खत्म हो गया, लेकिन उसको अगर प्रेजेंट के टाइम से रिलेट कर रहे हैं, रिलेवेंस उसकी यहां पर दिखा रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो उसको बनाया जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म हो गया, लेकिन प्रेजेंट के पॉइंट से अगर रिलेट कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज बीन। ये वाली इसमें जो है गलती थी। भाई पास्ट परफेक्ट यूज करने का तो कोई कंटेक्स्ट है नहीं, पास्ट का कोई टाइम नहीं दिया, ऐसा कोई एडवर्ब टाइम नहीं दिया जो आपको बता दे कि पास्ट में कंप्लीशन हो गया, कोई दूसरी क्लोज नहीं दी पास्ट इंडेफिनिट में जो आपको ये बता दे कि पास्ट के पॉइंट से पहले इस एक्शन का, कैप्चर वाले का, रैंसैक वाले का, रिबुल्ट वाले का कंप्लीशन हो गया। तो पास्ट परफेक्ट में यूज करने का तो इसे कोई सेंस ही नहीं है, कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है, कोई ऐसा एडवर्ब टाइम ही नहीं दिया, कोई ऐसी पास्ट इंडेफिनिट की क्लोज ही नहीं दी। इसको यूज किया जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि प्रेजेंट के पॉइंट्स पर इसकी रिलेवेंस बताई जा रही है इस एक्शन की। अब देखिए मेट्रोपॉलिटन एक अच्छा वर्ड है, मैं आपको दिखा दूं कि ये एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, इसके यहाँ पर बीच में दिल्ली है और आसपास के जो है दूसरे स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट भी ले लिए गए। हरियाणा के ये डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अलवर। उत्तर प्रदेश के भी बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं पूरे के पूरे एनसीआर में। एनसीआर का मतलब हो गया नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। ये हो गया दिल्ली का मैप। इसको आप कह सकते हैं मॉडर्न दिल्ली। मॉडर्न दिल्ली की बात की गई है ना आपके सेंटेंस में, मॉडर्न दिल्ली की बात की गई है, तो ये हो गया आपका मॉडर्न दिल्ली, कुछ ही समय पहले का मैप है ये। मेट्रोपॉलिटन रीजन का मतलब क्या होता है? मॉडर्न दिल्ली अब एक मेट्रोपॉलिटन रीजन है। मेट्रोपॉलिटन रीजन का क्या मतलब होता है? देखिए मेट्रोपॉलिटन रीजन हो गया अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, डेंसली पॉपुलेटेड
एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन, डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एग्लोमरेशन, जो डेंसली पॉपुलेटेड हो, जिसकी जो पॉपुलेशन हो वो बहुत आसपास रहती है, लोग बहुत आस, डेंसली का मतलब जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई, लोग आसपास रहते हैं। इंडिया में भारत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, भारत में इंडिया में 10 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले शहर को मेट्रोपॉलिटन रीजन कंसीडर कर लिया जाता है। एग्लोमरेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ, ए लार्ज ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स जिनको कलेक्ट किया गया हो। एग्लोमरेशन का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन, एक डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है, और वो थिंग्स कौन कौन सी है, कौन कौन चीजें आ जाती है। मतलब किसी भी सिटी को मेट्रोपॉलिटन रीजन कहा जा सकता है अगर वो डेंसली पॉपुलेटेड हो, उसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो और उसमें ये चीजें मौजूद हो। कौन सी चीजें? डेंसली पॉपुलेटेड तो हो ही, इस तरह की स्ट्रक्चर होंगी, डेंसली पॉपुलेटेड होगा तो बिल्डिंग बनानी पड़ेंगी क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। इंडस्ट्रीज हो, एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर लगी हो। कमर्शियल सेंटर्स हो, अच्छे कमर्शियल सेंटर्स हो शॉपिंग वगैरह के लिए, मार्केट, डेवलप मार्केट हो वहां पर। एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो पूरे शहर में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहां पर हो रही है, ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और इसके एग्लोमरेशन को, सारी क्वालिटीज जिस रीजन में होंगी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होगी, डेंसली पॉपुलेटेड होगा, डेंसली पॉपुलेटेड है, देखिए कितनी भीड़ लगी है। एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जिसकी हेल्प से लोग इधर उधर को कम्यूट कर सके, घर से काम, काम से घर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इंडस्ट्रीज हो, कमर्शियल सेंटर हो, इस सबके कॉम्बिनेशन को जिस रीजन में पाया जाता है उसी को मेट्रोपॉलिटन रीजन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका 148, हैड बीन कैप्चर्ड नहीं होगा, हैज बीन कैप्चर्ड होगा। मेट्रोपॉलिटन का मतलब आपको पता है। 149 देख लेते हैं। ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड adored before as great and magnificent are obliterated and vanished। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाता है तो लगता है कि हाँ सही है, इस तरह से पढ़ना। ऑल दैट वी एडमायर्ड, क्योंकि ऑल यहां पर प्रोनाउन के फंक्शन में है, यहां पर सब्जेक्ट ही होगा। हालांकि ऑल एडवर्ब भी हो सकता है लेकिन, और डिटर्मिनर भी हो सकता है। डिटर्मिनर होता तो किसी नाउन से पहले लगा होता, इसके बाद में कोई नाउन नहीं लगा है, इसका मतलब इसको डिटर्मिनर के फंक्शन में नहीं लिया जा सकता। एडवर्ब लगा होता है तो एडवर्ब मैनर की तरह या एडवर्ब डिग्री की तरह काम करता है, यानी कंप्लीट मैनर, कंप्लीटली के मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। एडवर्ब होता तो किसी वर्ब के लिए लगा होता, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है, तो एडवर्ब भी नहीं है, यहाँ पर ये प्रोनाउन के फंक्शन में है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही हो सकता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको यहाँ पर नहीं कह सकते। डैड यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में लगा है, अभी तो हमें इस कंजंक्शन ही मानेंगे, अभी और कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे पढ़कर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो बात अलग है। बी प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में, एडमायर, अडोर्ड, मैग्निफिसेंट, ऑब्लिटरेट, वेनिश, इसमें तो वर्ड भी काफी अच्छे अच्छे दिए हैं। पहले चलो इन वर्ड को एक बार समझ लेते हैं। एडमायर का क्या मतलब हो गया? एडमायर का मतलब हो गया टू एक्सप्रेस और शो रेस्पेक्ट और अप्रूवल फॉर समवन और समथिंग। आप किसी पर्सन के लिए, उसके किसी बिहेवियर के लिए, उसकी किसी एक्टिविटी के लिए रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं, अप्रूवल दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने, तो आप उसको एडमायर कर रहे हैं। एडमायर का मतलब हो गया टू शो और एक्सप्रेस रेस्पेक्ट और अप्रूवल फॉर समवन और समथिंग। अडोर का मतलब हो गया टू रेस्पेक्ट डीपली,
मैग्निफिसेंट का मतलब हो गया वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल, वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल, कुछ भी ऐसा जिसको एडमायर किया जा सके, वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल एंड एबल टू बी एडमायर्ड, जिसको एडमायर किया जा सके। ओब्लिटरेट का मतलब हो गया वाइप आउट, टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग या टू मेक समथिंग डिसअपियर। ओब्लिटरेट का मतलब हो गया टू मेक, सफाया कर देना, हिंदी में कहूं तो टू मेक समथिंग डिसअपियर या टू वाइप आउट। वैनिश, वैनिश का मतलब हो गया टू डिसअपियर। ये जो है इन वर्ड्स के मीनिंग है, मैं सेंटेंस को एक्सप्लेन करता एनालाइज करता तो ये परेशान करते हैं। एक बार इनको सबको एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं, सेंटेंस को फिर से एनालाइज करेंगे। क्या बताया था मैंने, ऑल प्रोनाउन के फंक्शन में है जो कि सब्जेक्ट है, डैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में लगा है, वी प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, एडमायर यहाँ पर मेन वर्ब है और अडोर भी यहाँ पर मेन वर्ब है, एंड कंजंक्शन से को जोड़ दिया गया, दोनों के दोनों ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, इन दोनों वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। कहाँ है इनका ऑब्जेक्ट, इन दोनों का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को ऑब्जेक्ट चाहिए और वो ऑब्जेक्ट कॉमन है, और वो कहाँ है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट लिखा है डैट के रूप में। डैट यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एडमायर और अडोर के लिए कॉमन रूप से ऑब्जेक्ट हो गया और कंजंक्शन भी हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट करने के लिए लगाया गया है ऑल, यानी कि हम ऑल को एडमायर या अडोर करने की बात कर रहे हैं। बिफोर यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब टाइम, पास्ट के टाइम को रिफर कर रहा है, इसीलिए हमने एडमायर और अडोर को लगाया है। एज यहाँ पर एडवर्ब है, कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया गया है। हम सिमिलैरिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि ऑल की सिमिलैरिटी जो है ग्रेट और मैग्निफिसेंट से है। ऑल एडवर्ब लग गया, ग्रेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, मैग्निफिसेंट भी एडजेक्टिव है, इसलिए एंड कंजंक्शन लगाकर दोनों को जोड़ दिया। एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट, ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड अडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट, ऑल एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट, ऑल की कंपैरिजन ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट से की जा रही है, एज को एडवर्ब डिग्री लगाकर। आर ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड, क्या समझते हैं आप इस स्ट्रक्चर से? देखिए आर यहाँ पर बी की फॉर्म लगी है, ऑब्लिटरेटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया, एक ऐसा कंजंक्शन जो कि ऑल्टरनेटिव्स को जोड़ने के लिए लगाया जाता है कि या तो ये है या फिर ये है। वैनिश को आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कंसीडर कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म, इसको तो थर्ड फॉर्म ही कंसीडर करेंगे क्योंकि आर लगी है। अब देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है आर ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड, यहां पर दो तरह के इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। पहला इंटरप्रिटेशन तो ये है कि आप आर हेल्पिंग वर्ब को कॉमन कंसीडर कर लो और कंजंक्शन आया है ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड को जोड़ने के लिए। ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड को जोड़ने के लिए अगर और कंजंक्शन को लगाया गया है तो इसका मतलब वैनिश्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म से तो जोड़ेगा, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सिमिलर रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ता है, तो आर इनके लिए एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब हो गई और कंजंक्शन ने ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड को जोड़ दिया। ये हमारी पहली इंटरप्रिटेशन होगी। अब इस पहले इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम क्या निकल के आती है कि ऑब्लिटरेट के बारे में मैंने भी आपको बताया था, ऑब्लिटरेट का मतलब है टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग, वाइप आउट कर देना, किसी चीज का सफाया कर देना, टू मेक समथिंग डिसअपियर, किसी चीज को डिसअपियर कर देना, किसी चीज को, किसी पर्सन को, किसी भी कल्चर को, किसी भी थिंग को डिसअपियर कर देना, उसको बिल्कुल सफाया कर देना, ये ऑब्लिटरेट का मीनिंग है। और ऑब्लिटरेट बाय मीनिंग, बाय नेचर एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा रहता है, और उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है जब हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चूंकि ऑब्लिटरेट एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसका पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की फॉर्म में उसे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं वैनिश की बात करूं, वैनिश का मतलब है
टू डिसअपियर, मतलब किसी और को डिसअपियर करना नहीं, खुद डिसअपियर हो जाना। इट मींस ये एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इंट्रांजिटिव नेचर के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहता, इसलिए इसको पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यानी कि वैनिश्ड को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर में नहीं लिखा जा सकता। और अगर आप ये कह रहे हो कि और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ने ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड को जोड़ दिया और आर इनके लिए कॉमन वर्ब हो गई, तो आप एक तरीके से कह क्या रहे हो, आप कह रहे हो आर ऑब्लिटरेटेड की सही एक्चुअल स्ट्रक्चर आपकी क्या है, आर ऑब्लिटरेटेड और आर वैनिश्ड, यही तो कह रहे हो आप। आर को फिर आपने कॉमन लिख दिया, क्या ये पॉसिबल है? आर ऑब्लिटरेटेड और आर वैनिश्ड एक पॉसिबल स्ट्रक्चर यहां पर नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन आपका गलत हो गया, क्योंकि ऑब्लिटरेट तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसको तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आर वैनिश्ड ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैनिश्ड जो है हमारा ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका पैसिव स्ट्रक्चर या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये इंटरप्रिटेशन तो हमारा गलत हो गया, इस तरह से नहीं जोड़ा गया है। फिर सही क्या है? अच्छा, एक दूसरी इंटरप्रिटेशन है, इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकता है कोई स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर ठीक है, आप जो है आर को कॉमन मत मानिए, आर को आप सिर्फ ऑब्लिटरेटेड के साथ मानिए। इस सिचुएशन में और कंजंक्शन ने आर ऑब्लिटरेटेड को और वैनिश्ड को जोड़ा, इस पूरी स्ट्रक्चर को और वैनिश्ड इसको, इस वर्ब को जोड़ा इस सिचुएशन में। दूसरी इंटरप्रिटेशन में और कंजंक्शन से हम जोड़ रहे हैं आर ऑब्लिटरेटेड और वैनिश्ड को, आर सिर्फ ऑब्लिटरेटेड के साथ है, यानी कि ऑब्लिटरेट एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, इसलिए उसका पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल था, हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दिया। लेकिन वैनिश एक इंट्रांजिटिव थी, तो उसको हमने एक्टिव फॉर्म में यूज कर लिया, इसको हमने एक्टिव फॉर्म में यूज कर लिया। लेकिन इस इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम यह है कि आप देखेंगे कि आर ऑब्लिटरेटेड प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है। वैनिश्ड को अब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कंसीडर करेंगे, अगर वैनिश्ड को वर्ब की सेकंड फॉर्म कंसीडर करेंगे तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब एक ही सब्जेक्ट के दो प्रेडिकेट को और वो भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, तो क्या आप उनको अलग अलग टेंस में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ये आपकी दूसरी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है। तो अब इसको सही करने के लिए हमें यहां पर टेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो अगर वो पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में कर दो, आर ओब्लिटरेटेड की जगह वर ओब्लिटरेटेड कर दो। तीन तरह से यहां पर पॉसिबल है, मतलब तीन तरह की स्ट्रक्चर यहां पर पॉसिबल है, तीन तरह के इंप्रूवमेंट आप यहां पर कर सकते हैं। मैं तीनों बता देता हूं। या तो इस आर को वर कर दो, चूंकि ये पास्ट में है तो पहली वाले वर्ब फ्रेज को भी पास्ट में कर दो, यानी कि पहला हो गया वर ओब्लिटरेटेड और वैनिश्ड। दूसरा, इसको ऐसे ही रहने दो आर ओब्लिटरेटेड को, और वैनिश्ड की जगह हैव वैनिश्ड कर दो, एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगा दो, ये बताने के लिए कि हम इसको एक्टिव सेंस में यूज कर रहे हैं। आर ओब्लिटरेटेड और हैव वैनिश्ड, ठीक है, ये भी प्रेजेंट में रहा, वो भी प्रेजेंट में रहा। तीसरा, जब आप इसका कंप्लीशन दिखा रहे हैं तो इसका कंप्लीशन भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लिखना आपको पैसिव में पड़ेगा क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अगर एक्टिव में इसको लिखने की कोशिश करोगे तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जिसे लिख नहीं पाओगे क्योंकि वो तो सब्जेक्ट बन रखा है। तो हैव बीन ओब्लिटरेटेड और इसको हैव वैनिश्ड रहना। इस तरह से हम किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर लगाकर इसको इंप्रूव कर सकते हैं। 149 के तीसरे में एरर है।
क्या लिखा हुआ है, एन ऑनलाइन शॉप इवोक द एनालॉजी of buying products or services at a regular retail or shopping center. This process is called business to consumer e-commerce. An online shop. Shop हो गया एक नाउन, ऑनलाइन हो गया इसके लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव, वोवल साउंड था तो आर्टिकल आ गया, सब्जेक्ट फ्रेज हो गई, इवोक हमारी मेन वर्ब है। इवोक का मतलब होता है टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग या टू मेक समवन फील एन इमोशन। लिखवा देता हूं मैं यहां पर, इवोक, टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग। जैसे मैंने किसी भी चीज को देखा और उस चीज को देखकर मुझे किसी और चीज की याद आ गई, मेरे साथ कोई घटना घटी थी, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया था, मुझे वो याद आ गई, तो उस थिंग ने मुझे मेरे अंदर उस मेमोरी को इवोक कर दिया। टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग या टू मेक समवन फील एन इमोशन, फील एन इमोशन। फिर एक वर्ड आया सेंटेंस में, एनालॉजी, उसके बारे में बता देता हूं, अगला वर्ड वही है। एनालॉजी का मतलब होता है ए कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस, टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ समथिंग। चीजों के बीच में कंपैरिजन करना, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बारे में कुछ बताने के लिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एनालॉजी का मतलब है अ कंपैरिजन। आपकी रीजनिंग में भी एनालॉजी आती है ना, जहां पर आप कुछ इमेजेस को कंपेयर करते हैं, बताते हैं कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसको ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था। अ कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट देम। एन ऑनलाइन शॉप, अब देखिए ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो यहाँ पर इवोक नहीं लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए इवोक्स। प्रेजेंट के सिनेरियो है, यहाँ पर भी प्रेजेंट को यूज किया गया है, ठीक है, एक परमानेंट नेचर के एक्शन को दिखाया जा रहा है। तो एन ऑनलाइन शॉप इवोक्स, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, इसके बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट, द एनालॉजी ऑफ प्रीपोजिशन, किस एनालॉजी की बात कर रहे हैं हम, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब लिखी थी तो हमने जेरेंट बनाकर लिख दिया नाउन बनाने के लिए उसको, ऑफ बाइंग। अब जेरेंट जो है वो है तो एक वर्ब ही और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया और वो ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दो नाउन को बाइंग का ऑब्जेक्ट बनाया गया और कंजंक्शन से जोड़कर लिख दिया ऑल्टरनेटिव की तरह रिफर करने के लिए। एट अ रेगुलर रिटेल और शॉपिंग सेंटर, एट किसी स्पेसिफिक लोकेशन को, स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस को रिफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन लगा दिया और प्रीपोजिशन के बाद रेगुलर रिटेल और शॉपिंग सेंटर, रिटेल और शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर नाउन फ्रेज हो गई और इसको जोड़ा जा रहा है रिटेल से और कंजंक्शन के द्वारा। रेगुलर जो है दोनों के लिए कॉमन एडजेक्टिव हो गया और आर्टिकल लग गया, दोनों के लिए कॉमन। यहां पर जो है इस क्लोज को एंड किया गया, सेमीकोलन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। रिटेल का मतलब आप जानते हैं क्या, ठीक है, रिटेल का मतलब होता है द बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू पीपल फॉर कंजम्पशन। चीजों को खरीदना या बेचना आम लोगों को, नॉर्मल कॉमन सिटीजन को, कॉमन पब्लिक को, ताकि वो उसे कंज्यूम कर सके छोटी छोटी क्वांटिटीज में। होलसेलर भी खरीदता है, उसको होलसेल कहते हैं, क्योंकि होलसेलर जो खरीदता है वो आम पब्लिक को बेचने के लिए नहीं खरीदता, वो रिटेलर को बेचने के लिए खरीदता है। रिटेलर जो खरीदता है, जो रिटेल करता है, इनको रिटेलर कहते हैं। आप दुकान पर जाते हैं, 1 किलो चीनी दे दो, 2 तेल की बोतल दे दो और घी दे दो, साबुन दे दो, नमक दे दो, इनको रिटेलर कहते हैं। इसको रिटेल शॉपिंग सेंटर कहेंगे।
तो रिटेल का मतलब हो गया द बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन small quantities to people for consumption के लिए जो लोगों को बेची जाती है। दुकान पे से आप कपड़े खरीदते हैं किसी शोरूम में जाके, वो क्या है, एक रिटेल शॉपिंग है, इन्हीं को रिटेलर कहा जाता है। एट अ रेगुलर रिटेल और शॉपिंग सेंटर, दिस प्रोसेस, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आपका दूसरी क्लॉज का, इज कॉल्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव स्ट्रक्चर। बिजनेस, अब देखिए, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, B2C ई कॉमर्स, इसका मीनिंग मैं भी आपको बता दूंगा, पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर जरा समझिए। ये क्या लगा हुआ है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, इज कॉल्ड। पैसिव स्ट्रक्चर में अगर लगी है, पैसिव स्ट्रक्चर में अगर ट्रांजिटिव वर्ब लगी है तो क्या अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी? नहीं, ऑब्जेक्ट तो उसका सब्जेक्ट बन गया भाई। अगर हमने पैसिव स्ट्रक्चर में ट्रांजिटिव वर्ब को लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट तो इसका सब्जेक्ट बन चुका है। तो फिर ये जो नाउन फ्रेज लगी है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ये नाउन फ्रेज, इसको जोड़ने के लिए यहां पर प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगा है? इस तरह के सवाल आपके दिमाग में उठने चाहिए। ये क्या है? एक्चुअली में ये सेंटेंस लिखा होना चाहिए था, वी कॉल दिस प्रोसेस, एक्टिव में लिख रहा हूं मैं इसी सेंटेंस को, जो पैसिव में लिखा है उसको मैं एक्टिव में लिख रहा हूं। वी कॉल दिस प्रोसेस, बिजनेस टू कंज्यूमर को शॉर्ट में लिख देता हूं B2C कॉमर्स। ये है आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, वी कॉल दिस प्रोसेस B2 कॉमर्स। अब कॉल हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद लिखा हुआ इसका ऑब्जेक्ट दिस प्रोसेस, और जब पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे इसे तो दिस प्रोसेस बन जाएगा सब्जेक्ट। कॉल का हो गया इज कॉल्ड, बाई एस हमने हटा दिया, कॉमन सब्जेक्ट है, नेसेसरी ना हो कॉमन सब्जेक्ट को हटा देते हैं। B2 कॉमर्स, B2C कॉमर्स ऐसे का ऐसे रहा। तो B2C कॉमर्स है क्या? B2C कॉमर्स है इस ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करे, इस ऑब्जेक्ट को एक सेंस दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हमने ऐसे का ऐसे लिखा। कुछ वर्ब मैंने ऐसी वर्ब लिखाई है, कॉल, नेम, नॉमिनेट, चूज, इलेक्ट, मेक, इस टाइप की वर्ब मैंने अपने वर्ब वाले चैप्टर में बताई है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है कि वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी और उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये चूंकि एक नाउन के लिए लिखा गया है तो ये एक नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। नाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। वी कॉल दिस प्रोसेस ट्रिकी या इजी। यहां पर मैंने B2C कॉमर्स की जगह ट्रिकी या इजी लगा दिया, जो कि अपने आप में एडजेक्टिव है, क्योंकि यहां पर जो फ्रेज, जो वर्ड लिखी जानी है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है, और ऑब्जेक्ट हमारा एक नाउन है। तो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे नाउन को या उसकी जगह किसी एडजेक्टिव को लगाया जा सकता है। एडजेक्टिव का यही तो काम होता है, किसी नाउन को मीनिंग देना, उसको मॉडिफाई करना, उसको क्वालिफाई करना। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में वो आ जाते हैं। हमने जब इसको पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऐसे के ऐसे ही लिखा रखा, बस इसके ऑब्जेक्ट दिस प्रोसेस को उठाकर सब्जेक्ट बना दिया। इस तरह की स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, B2C ई कॉमर्स, तो B2C का मतलब क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, कि जो बिजनेस है, रिटेल बिजनेस, उससे सीधे कंज्यूमर के पास जाए। कि बिजनेस से सीधे कंज्यूमर का मतलब आम लोग, कॉमन पीपल जो कंज्यूम करते हैं। ई कॉमर्स का क्या मतलब हो गया? ई कॉमर्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब खरीदने और बेचने की प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई रिफर करता है इलेक्ट्रॉनिक को। ई कॉमर्स का मतलब हो गया
द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर इंटरनेट और वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही तो है। तो 150 में कहां पर थी एरर? इवोक की जगह इवोक्स कर देंगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर को इसी तरह से आपको एनालाइज करना है। थोड़ा शुरुआत में टाइम लगेगा लेकिन फिर होने लगेगी। आप मेरी वीडियोस को शुरू से देखिए, आप वर्ब वाले चैप्टर को समझिए। वर्ब वाले चैप्टर में वर्ब की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू करना है। 2 प्लेलिस्ट में आपको सजेस्ट करता हूं बार बार कि जिन स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर तोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है वो बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इंग्लिश, ये एक प्लेलिस्ट है मेरे इसी चैनल पर, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इंग्लिश, और एक है वर्ब। इन दोनों जो है प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट और वर्ब। इन दोनों प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस पड़ी है इनको देखिए, आपको जो है बेसिकली समझ में आएगा कि किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू करना है। और आप इसी तरह से जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिए, सिमेंटिक्स को देखिए। शुरू में प्रॉब्लम होगी लेकिन फिर होने लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है, 10-20 दिन अपने हिसाब से आपको लगेंगे, लेकिन फिर ये होने लगेगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।